कश्मीर की पहली फ़ीमेल रूलर, कश्मीर की पहली महारानी क्वीन दीदा के बारे में हम में से शायद ही कुछ ही लोगों ने सुना होगा। सबसे पहले राज तरंगिणी के लेखक ने 12वीं शताब्दी में क्वीन दीदा के बारे में लिखा। क्वीन दीदा का इतिहास बहुत पुराना है और हमारा इतिहास ज़्यादातर 15वीं, 16वीं, 17वीं शताब्दी के बाद शुरू होता है। उससे पहले का इतिहास हमें बहुत कम बताया गया है, बहुत कम पढ़ाया गया है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कश्मीर की इस पहली महिला शासक के बारे में, जिसने न केवल कश्मीर को बल्कि अफ़गानिस्तान और जो टेरिटरी आजकल हुंजा वैली पाकिस्तान में है, उस पर काफ़ी समय तक रूल किया। क्वीन दीदा जैसे शासक दुनिया भर में बहुत कम हैं और अगर क्वीन दीदा के वर्चस्व की बात करें तो ये इतना था कि क्वीन दीदा के शासन के समय कश्मीर में किसी की भी घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं होती थी। क्वीन दीदा को कश्मीर में लोग उनकी बर्बरता के लिए भी जानते हैं, याद करते हैं। क्वीन दीदा कुछ क्रूर शासकों में से एक थी। समय के साथ उन्हें ये क्रूरता अपनानी पड़ी थी क्योंकि उनके ऊपर अपने शासन की कई सारी जिम्मेदारियां थी। और क्या उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण वो इतनी क्रूर शासक बन गई। उनकी बर्बरता का आलम ये था कि वे व्यक्तियों को गर्म तेल में डलवा देती थी। वे उनके शासन में उनकी खिलाफत करने वाले लोगों को मिट्टी में जिंदा गड़वा देती थी। और ये क्वीन दीदा का खौफ ही था कि 800 ईस्वी से लगाकर 1003 ईस्वी तक कोई भी कश्मीर राज्य में कोई भी घुसपैठिया एंटर नहीं कर पाया। क्वीन दीदा की बर्बरता और उनकी क्रूरता के चर्चे काबुल, अफ़गानिस्तान तक थे और मुग़लों की हिम्मत कभी भी कश्मीर टेरिटरी में घुसने की नहीं हुई। क्वीन के मरने के 13 साल बाद तक भी किसी मुग़ल ने कश्मीर में एंटर नहीं किया। 13 साल बाद महमूद गजनवी ने पहली बार स्टेप लेते हुए क्वीन के मरने के 13 साल बाद कश्मीर में एंटर किया। उसके बाद की सच्चाई आपको पता है, आपने द कश्मीर फाइल देखी है। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर मुग़ल शासन और धर्म परिवर्तन के साथ साथ कुछ जगहों के नाम, टेरिटरीज़ के नाम भी बदल दिए गए। ऐसे कई हिस्टोरिकल फैक्ट हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और शायद क्वीन दीदा भी उनमें से एक हैं। आई डोंट नो कि इनके बारे में क्यों नहीं बुकों में या हिस्ट्री में क्यों बहुत कम पढ़ाया गया है, क्यों इन्हें हाइड किया गया है, क्यों इन्हें छिपाया गया है, ये समझ से बाहर है। तो अब जान लेते हैं क्वीन दीदा की बायोग्राफी के बारे में। क्वीन दीदा का जन्म कहाँ हुआ, क्यों ये इतनी क्रूर शासक बनी, क्या उनका धर्म था और किस प्रकार से उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। तो शुरू करते हैं क्वीन दीदा के जन्म से। क्वीन दीदा का जन्म काबुल में 900 ईस्वी के आसपास माना जाता है। काबुल जो कि आजकल अफ़गानिस्तान में है, वहाँ पर क्वीन दीदा का जन्म एक लोहार फैमिली में हुआ। इनके पिता और इनके चाचा पीर पंजाल रेंज, जो कि आजकल आधा पाकिस्तान में है, आधा अफ़गानिस्तान में है, उस एरिया के शासक थे, राजा माने जाते हैं। 973 ईस्वी में क्वीन दीदा की शादी नंदी गुप्त से हुई। नंदी गुप्त कश्मीर के राजा थे, शासक थे। हालांकि इनकी एज काफ़ी कम थी, ये भी 16 से 17 वर्ष के उस दौरान रहे होंगे, पर ये कश्मीर के राजा थे। क्वीन दीदा बचपन से ही होनहार थी। आप झांसी की रानी से इनकी तुलना कर सकते हो। तो रानी 973 में नंदी गुप्ता से शादी के बाद श्रीनगर में वहाँ की रानी बनकर रहने लगी। कुछ कारणों से राजा की मृत्यु हो गई। शिकार पर जाते समय उन्हें कोई इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के दौरान रानी दीदा प्रेग्नेंट थी और उससे उन्हें जो पुत्र हुआ उसका नाम त्रिभुवन गुप्ता था। त्रिभुवन गुप्ता की शादी होने के बाद और उन्हें राज्य सौंपने के बाद इनके लड़के त्रिभुवन गुप्ता की भी किसी युद्ध में मृत्यु हो जाती है और इनका एक पोता बचता है जिसका नाम भीम गुप्ता था। कश्मीर में उस दौरान ये परंपरा थी, कश्मीर में क्या पूरे भारत में ये परंपरा थी कि विमेंस को जो है वो राज्य सौंपा नहीं जाता था, किसी मेल उत्तराधिकारी को ही राज्य का शासक बनाया जाता था। तो अब चैलेंज ये था कि किसे शासक बनाएं, क्योंकि उनका पौत्र काफ़ी छोटा था, 3 से 4 साल की आयु उसकी रही होगी। तो क्वीन दीदा को राज प्रतिनिधि चुना गया
और उनके ग्रैंडसन यानी पौत्र भीम गुप्ता को एज अ किंग गद्दी पर बैठा दिया गया। हालांकि पूरा राजपाट राज प्रतिनिधि होने के नाते क्वीन दीदा ही देखती थी। इस बीच में क्वीन दीदा ने कश्मीर में काफ़ी चेंजेस किए, जैसे वहाँ पर टैक्स खेती पर जो लगान लगता है उस पर कमी करी। इसके अलावा कुछ सिक्के भी चलवाए और जिससे वहाँ की प्रॉस्पेरिटी और संपन्नता में काफ़ी बढ़ाव हुआ। वहाँ के लोग भी क्वीन दीदा को पसंद करने लगे। इसके बाद जैसे जैसे इनका पौत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ तो इनके पौत्र की भी शादी का समय आया और उनके राज तिलक और सही से राजभार संभालने का समय आया। तो ऐसा माना जाता है कि क्वीन दीदा ने अपने पौत्र को जब देखा कि ये बड़ा हो गया है और बड़ा होने वाला है तो उसे भी शादी के कुछ समय बाद इन्होंने मृत्यु के घाट उतरवा दिया। हालांकि इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है कि इन्होंने अपने पौत्र भीमगुप्त को मारा या नहीं मारा। भीमगुप्त की मृत्यु के समय उनके भी एक पुत्र हो चुका था, जिसे बाद में फिर से क्वीन दीदा ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना और खुद से अपने आप राज्य की प्रतिनिधि बन गई, यानी कि अपने पड़पोते को फिर से गद्दी पर बैठा दिया और अपने आप राज्य की प्रतिनिधि बन गई, क्योंकि क्वीन वो नहीं बन सकती थी। राजतरंगिणी में ये भी लिखा है कि दीदा पर ये एलिगेशन था कि उन्होंने अपने पौत्र की हत्या करवाई है, जिसके कारण कश्मीर में बगावत के सुर उठने लगे। वहाँ के कुछ लोग रानी दीदा की बगावत करने लगे, उनकी खिलाफत करने लगे। उसका परिणाम ये हुआ कि राज्य में धन और टैक्स का काफ़ी कम उत्पादन हो गया और वहाँ के लोग रानी की बगावत करने से उनके राजकोष खाली होने लगे। तो जिससे उन्होंने स्ट्रिक्टली लोगों को काफ़ी हैंडल किया और उस बीच में उन्होंने लोगों के साथ बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी। ऐसा माना जाता है कि जिंदा लोगों को फांसी पर लटकाना, गर्म पानी में गर्म तेल में डलवाना, ज़मीन में जिंदा गाड़ना, इस प्रकार की प्रैक्टिसेस जो है क्वीन के ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने करी, जिससे कश्मीर में उनका खौफ इतना फैल गया कि बगावत जो है वो तुरंत शांत हो गई और लोग उनकी खिलाफत करना बंद कर दिए। इसके बाद उन्होंने क्रूरता की सारी सीमाएं लांघते हुए अपने परपौत्र भीम गुप्ता को भी उसकी मृत्यु तक इतनी यातनाएं दी, उसे इतना परेशान किया कि उसकी मृत्यु हो गई। और राज्य को संभालने का कोई ऑप्शन ना होने पर क्वीन दीदा को वहाँ की उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया और अब ये वहाँ की पहली बार कोई फीमेल शासक बनी जिन्होंने कश्मीर राज्य को बहुत अच्छे से चलाया। क्रूर तो थी, ये उनका एक नेगेटिव एस्पेक्ट था, पर उन्होंने राज्य को काफ़ी अच्छे से चलाया। इस बीच में कश्मीर में कोई भी घुसपैठ नहीं हुई। मुग़लों की एंट्री उन दिनों भारत में हुई ही थी। मुग़लों का पूरी दुनिया में कहर था, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड से लगाकर भारत में मुग़लों का एंटर हो चुका था। पर कश्मीर में जस्ट बिकॉज ऑफ क्वीन दीदा की एफ़र्ट के कारण कोई भी मुग़ल 1975 से लगा के 1003 तक कोई भी मुग़ल वहाँ पर एंटर नहीं कर पाया। क्वीन दीदा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक गडरिये को अपने साथ रखा था। उसे उनका लवर भी माना जाता है। उसे उनका कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने चुपके से उससे शादी भी करी थी। गडरिये का नाम तुंगा था और तुंगा ज़्यादातर क्वीन के साथ रहता था, यहाँ तक कि चर्चा परिचर्चा में भी वो भाग लेता था। कुछ संधियों में कुछ दूसरे राज्यों के साथ सलाह मशवरा करने में भी रानी तुंगा से परामर्श जरूर लेती थी। तो तुंगा और क्वीन ने मिलकर आपस में कश्मीर पर काफ़ी दिनों तक रूल किया। वहाँ संपन्नता आई, पर क्वीन दीदा के 1003 में मृत्यु के बाद कश्मीर पर काले बादल मंडराने लगे और कश्मीर में मुग़लों ने एंटर चालू कर दिया। सबसे पहले मोहम्मद गजनी ने 1013 में कश्मीर में एंटर किया। हालांकि इससे पहले भी मोहम्मद गजनी ने कई बार कश्मीर में एंटर करने की कोशिश करी, पर जस्ट बिकॉज ऑफ क्वीन दीदा एफर्ट, क्योंकि वो बहुत क्रूर भी थी और 0% टॉलरेंस जो आजकल हम बोलते हैं, शायद वो उसकी पॉलिसी थी। तो क्वीन दीदा की मृत्यु के बाद ही वहाँ मुग़लों का शासन हो पाया। उसके बाद
वहाँ पर धर्म परिवर्तन, स्थानों के नाम चेंज करना और आगे की हिस्ट्री शायद आपने द कश्मीर फाइल्स में आपको पता है कि क्या कुछ वहाँ पर घटित हुआ। वो सारी चीज़ें वहाँ पर पूरे भारत में घटित हुई और कश्मीर में ये धर्म परिवर्तन से लगाकर राजनीतिक परिवर्तन का बोलबाला हो गया। पर क्वीन दीदा के रहते हुए वहाँ पर कोई घुसपैठ नहीं हुई, पूरा राज्य सुरक्षित रहा, इसीलिए दुनिया भर में उनका परचम माना जाता है। क्वीन दीदा की नेगेटिव एस्पेक्ट भी हालांकि बहुत थी। पिछले साल नवंबर 2021 में कंगना रनौत ने अनाउंस किया कि शी विल गोइंग टू मेक अ मूवी ऑन क्वीन दीदा। उसके बाद क्वीन दीदा हाईलाइट हुई। क्वीन दीदा को कश्मीर में झांसी की रानी जैसा दर्जा दिया गया है। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे कई शासक और पॉलिटिशियन हुए हैं जिनके जीवन पे, जिनकी पर्सनल लाइफ में ऐसी नकारात्मक चीज़ों को जोड़ा गया है या उनके जीवन के कुछ पहलू बहुत ज़्यादा नकारात्मक थे। उन पर कई संगीन आरोप भी लगे हैं, पर वो शासन करने में या अपने राज्य को संभालने में उन्होंने किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती और अल्टीमेटली वो एक हीरो बनकर उभरे। और वास्तव में इसी प्रकार के व्यक्तियों को हीरो मानना चाहिए। यही किसी देश के हीरो या हीरोइन हो सकते हैं, ना कि गंगूबाई जैसे आजकल चल रहा है। ये मूवीज़ आप सोच सकते हैं कि देश को किस डायरेक्शन में लेके जाती हैं। हम उन्हें कॉपी करते हैं। अगर गंगूबाई से अगर वो जीवित होती, उनका इंटरव्यू लिया जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या वो दोबारा उस ऑक्यूपेशन में, जिस ऑक्यूपेशन से वो बिलोंग करती हैं या जिसके लिए वो फ़ाइट कर रही थी, क्या वो उसमें जाना चाहेंगी या अपने बच्चों को उसमें उतारना चाहेंगी, तो शायद उनका जवाब हाँ होता। तो आजकल सभी लोग अब शॉर्ट्स में, ग्रुप्स में गंगूबाई बनने में लगे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या समाज में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या समाज को उन्होंने दिया है। तो इस प्रकार की चीज़ों का अनुसरण करने से पहले या उन्हें पसंद या नापसंद करने से पहले एक बार हमें खुद अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि उसका क्या सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है। तो शायद हम बहुत सारे जवाब जो है हमें अपनी अंतरात्मा से मिलेंगे। और इस देश का इतिहास, हिस्ट्री इतना ज़्यादा, यकीन मानिए, इतना ज़्यादा संपन्न रहा है। अगर आप उसका ही अनुसरण करें तो आपको पता चलेगा कि आज के समय में उन सभी चीज़ों का कितना ज़्यादा हमारा हरासमेंट हुआ है, वो चीज़ें कितनी बैकवर्ड चली गई है। भले ही आजकल की जनरेशन, पीढ़ी, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप मानते हों, पर मुझे लगता है कि वो लेवल अभी तक भी हमारा नहीं है। वो सोच शायद ही कभी डेवलप हो पाएगी। और आज का यूथ मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी उतना मजबूत नहीं है जितना कि 18वीं शताब्दी से पहले हुआ करता था।